टॉर्च की रोशनी लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। परमा को सांस चढ़ गया था। हाँपते हुए पूछने लगी, कब तक भागना होगा? मैं इत्मीनान से बोला, इस बारे में सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। वो चिढ़कर बोली, आप ताक़ुब करने वालों को खत्म क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा, रुके तो घिर जाएंगे। मैं अकेला हूँ, उनकी तादाद 8-10 अफराद से कम न होगी और वो राइफलों से मुसल्लह हैं, जबकि मेरे पास पिस्तौल है। उसने तशवीश जाहिर की, बोली, हम ज्यादा देर भाग नहीं सकेंगे। मैंने कहा, जब हिरन या खरगोश के पीछे दरिंदा दौड़ता है तो उन्हें आराम और सुकून का ख्याल तभी आता है जब किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाएं। उसने शगुफा छोड़ा, बोली, भाग दौड़ में हमें खरगोश हिरन की बजाय भैंस समझो। मुझे हंसी आ गई। बोली, हंसो मत, इकट्ठे ही मरेंगे। मैंने हैरानी जाहिर की, मेरा नहीं ख्याल हमने कभी साथ मरने जीने की कसम खाई हो। वो हाँपते हुए गुस्से में बोली, तो हमें मरने को अकेला छोड़ जाओगे? अचानक हमारे अकब से तड़तड़ाहट की आवाज उभरी। गोलियां काफी करीब से चलाई गई थीं। एक गोली तो शू की आवाज से मेरे सर के ऊपर से गुजरी। मेरे कदमों में तेजी आई। परमा के पैरों में भी जान पड़ गई थी। थोड़ा सा आगे जाते ही हम चट्टान के करीब पहुंचे। उसके साथ ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गोलियों की अगली तड़तड़ाहट से पहले पत्थर की आड़ लेते हुए मैंने परमा को भी खींच कर बिठा दिया। उसका सांस धूकनी की मानिंद चल रहा था और दिल की धड़कन इतनी बुलंद थी कि मुझे वाज़े सुनाई दे रही थी। वो लेटने के अंदाज में ढेर हो गई। उसके पैरों से पकड़कर मैंने उसका मुकम्मल जिस्म पत्थर की आड़ में करते हुए पूछा, डर लग रहा है? वो बरजस्ता बोली, क्या नहीं डरना चाहिए? मैंने कहा, डरने से बचत होती तो मोतरिज ना होता। ये कहते हुए मैंने पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया। वो हाँपते हुए तल्ख हुई। बोली, आपकी तारीफें सुनकर सोचने लगे थे कि शायद हमें मक्खन से बाल की तरह इंडिया से निकाल कर ले जाओगे। मैंने जवाब दिए बगैर करीब आती रोशनी पर निशाना साधा। टॉर्च की आखिरी हरकत से अंदाजा हुआ वो भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक वो रुके और नीचे झुककर देखने लगे। यकीनन किसी निशानी से हमारे जाने की समत का तायुन कर रहे थे। मेरे अंदाजे में अब तक वो पिस्तौल की रेंज में नहीं आए थे। मुझे जताने को वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई। कहते हैं, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। पाकिस्तानी कमांडो से इतने कारनामे मंसूब कर दिए जाते हैं कि सचमुच के हीरो लगते हैं, मगर करीब से देखो तो उसके कोसनों पर मुझे हंसी आई। मैंने कहा, आपको किसने कहा मैं कमांडो हूँ? वो बेजारी से बोली, इतने दिनों से मीडिया पर यही तो सुनने को मिल रहा था। मैंने कहा, यार मैं स्नाइपर हूँ। वो बदतमीजी से बोली, तुम्हारा यार बनती है हमारी जूती। दबे लहजे में माजरत कहते हुए मैंने सबसे आगे वाले पर शिस्त साधी। 2-3 टॉर्चों की रोशनी मेरी मुआवन और मददगार साबित हो रही थी। ग्लॉक की कारगर रेंज 50 मीटर है और जब मेरा तजुर्बा पुकारा कि अब वो रेंज में है, मैंने मुसलसल 3 बार लबलबी दबा दी। ठक 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 की आवाज में 3 कराहों की आवाज शामिल हो गई थी। रोशनी साकित हुई और फिर जैसे भौंचाला गया था। अपने साथियों के गिरने पर उन्होंने एकदम क्लैशनकोफ का फायर खोल दिया था। 2-3 गन्ने मुसलसल गरज रही थी। मुझे पहले से अंदाजा था, इसलिए फायर करने के साथ ही पत्थर की आड़ में दुबक गया था। परमा पहले से सुकड़ी सिमटी मेरे साथ जुड़कर लेटी थी। गोलियों के पत्थर से टकराते ही उसके हलक से चीख निकली। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? वो कांपते हुए हकलाई, कुछ नहीं। परमा की चीखने पर किसी को गलतफहमी हुई। आवाज आई, फायरिंग रोको ओए, लड़की को मार दिया। जूं ही फायरिंग में वक्फा आया, मैंने आड़ से सर निकाल कर दुश्मनों की तरफ नजर मरकूज की, मगर अब उन्होंने टॉर्चें बुझा दी थी। यकीनन हमें घेरने या मारने की मंसूबाबंदी हो रही थी। अचानक टॉर्च रोशन हुई। टॉर्च बुझाओ, करख्त आवाज में रोशनी वाले को डांटा गया। शायद उनके सरगना की आवाज थी, मगर उसे नसीहत करने में देर हो गई थी, क्योंकि रोशनी की झलक देखते ही मैं लबलबी दबा चुका था। नसीहत पर अमल करने से पहले ग्लॉक की गोली उसका मिजाज पूछ चुकी थी। तेज चीख के साथ गालियों और गोलियों की बौछार एक साथ हम तक पहुंची। फायर जारी रहने तक मैंने इंतजार किया और जूं ही फायर रुका, मैंने परमा के कान में सरगोशी की, आहिस्ता से पीछे खिसको। आवाज निकाली तो अपने साथ मुझे भी मरवाओगी। जवाब दिए बगैर वो कोहनियों पर जोर देकर पीछे खिसकने लगी। गोलियों की दहशत और मौत के खौफ ने उसे हरकत करने का तरीका समझा दिया था, और ये हकीकत है कि जो सबक किताबें, असातिज़ा और माँ बाप न सिखा सकें, वो अमली जिंदगी के चंद लम्हे सिखा देते हैं। 2-3 मीटर पीछे होते ही हमें चट्टान की आड़ मयस्सर आ गई थी। परमा को बाजू से पकड़कर उठने का इशारा करते हुए मैं खड़ा हुआ और हम दबे कदमों दूर हटने लगे। चंद कदम के बाद हमने रफ्तार बढ़ा दी।
2 बार टक टक हुई। शायद हमें जांचने को फायर किया गया था, मगर हमारे और उनके दरमियान बड़ी चट्टान थी। फरलांग भर भागने के बाद हल्की सी ढलान आई और 50-60 कदम नशेब के बाद चढ़ाई आ गई। थोड़ा सा बुलंद होते ही परमा हाँपना शुरू हो गई थी। वो ज्यादा देर चुप न रह सकी थी। रुनक्खे लहजे में बोली, हम थक गए हैं। मैं इत्मीनान से बोला, इस मसले का हल कम से कम मेरे पास नहीं है। वो तपते हुए बोली, पता नहीं तुम जैसे निकम्मे स्नाइपरों को पाकिस्तान आर्मी में भर्ती क्यों किया जाता है, और सच कहूँ तो इसीलिए तुम हमेशा इंडियन आर्मी से मार खाते हो। मैंने कहा, मैं ये तो नहीं कहता कि इंडियन चैनल्स की खबरें न सुना करो, अलबत्ता इतनी नसीहत जरूर करना चाहूंगा कि हर खबर एतबार करने के लिए नहीं होती, कभी कभी हकायक का सामना भी करना चाहिए। वो हाँपते हुए रुक गई थी। बोली, और हकायक क्या हैं? मैंने कहा, हकीकत ये है कि यहाँ रुक नहीं सकते। फजूल बहस से पहलू तही करते हुए मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। वो रूहान सा हुई, बोली, हमसे नहीं चला जाता। मैंने कहा, बेवकूफ, मुझे भी मरवाओगी। उसे डांटते हुए मैंने झुककर उसे कंधे पर उठा लिया। उसका जिस्म और कदो कामत बिल्कुल पलवशा के ममासिल थी। पलवशे को कंधों पर उठाकर मैं कई किलोमीटर चलता रहा था, लेकिन तब हमारे ताकुब में कोई नहीं था और अब दुश्मन भूखे दरिंदों की तरह ताकुब में थे। मेरे कंधों पर SR-1 का झोला लदा हुआ था, जिसका मजमूई वजन 9-10 किलोग्राम के बकदर तो होगा। उसके साथ 45-50 किलोग्राम के बकदर परमा का वजन मिलाकर पहाड़ी पर तेज रफ्तारी से चलना टार्जन या हरकुलिस के लिए तो मुमकिन था, मेरी ये औकात नहीं थी। अलबत्ता हम रुकने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, इसलिए रींग रींग कर चलना भी रुकने से बदरजहा बेहतर था। परमा मोतरिज नहीं हुई थी, और होती भी कैसे कि हालात उसे भी नजर आ रहे थे। उसकी कुर्बत या नजदीकी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती थी, और जिन हालात में हम फंसे हुए थे, ऐसे में तो जान बचाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। नफसानी ख्वाहिशात में माहौल अहम किरदार अदा करता है। जब जान के लाले पड़े हों तो शैतान भी पीछा छोड़ देता है। उसका सांस फूला हुआ था और अब मेरी हालत गैर होने लगी थी। हसीनों को गुलफाम और गुलबदन लिखा और पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन हकीकत में जब फूल सा बदन रखने वाली को उठाना पड़ जाए तो पता चलता है कि फूलों का भी वजन होता है, और 45 किलो का फूल हो चाहे बोरी, कंधों पर एक सा दबाव डालते हैं। 100-150 फुट चढ़ाई के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे आराम से नीचे उतार कर मैं गहरे सांस लेने लगा। मशरिक की जानिब सुबह सादिक की सफेदी नमूदार हो गई थी। दूर किसी जगह से सुबह की अजान की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अकब का जायजा लिया। अब तक टॉर्चों की रोशनी ने बुलंदियों के सफर का आगाज नहीं किया था। शायद वो कुमक का इंतजार कर रहे थे या हमें घेरने के किसी मंसूबे पर अमल पैरा थे। ये भी मुमकिन था रोशनी होने का इंतजार कर रहे हों, क्योंकि अददी बरतरी का सही फायदा वो रोशनी होने की सूरत में ही उठा सकते थे। परमा की दिल गिरफ्ता आवाज उभरी, हमें उठाकर कब तक चलोगे? मैं हंसा। मेरा ख्याल है काफी आराम हो गया है, अब आपको खुद चलना चाहिए। वो तल्ख हुई, बोली, तुम्हें लगता है हम चल सकते हैं? बोली, अगर पाकिस्तान जिंदा पहुंच गए तो तुम्हारी सारी बदतमीजियां पापा के सामने खोल कर बयान करेंगे। मैं मुतबस्सम हुआ। बदतमीजी तो आप कर रही हैं, मैं तो इज्जत दे रहा हूँ। उसने मशवरा दिया, हमें कहीं छुपा कर भी तो इनका मुकाबला कर सकते हो। मैंने कहा, गोलियों के 2 धमाके सुनते ही आपने चीखना शुरू कर देना है। चढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने उसका बाजू थाम लिया। वो बादले नखास्ता कदम बढ़ाते हुए मुल्तजी हुई। वादा करते हैं नहीं चीखेंगे। यकीनन उसकी कोशिश थी कि उसे आराम करने का मौका मिल जाए। मैंने हकीकत उगली, बेवकूफ, यहाँ जितनी देर गुजरेगी हमारे लिए खतरा बढ़ता जाएगा। अभी इनकी तादाद कम है, वक्त गुजरने के साथ इनकी तादाद में इजाफा होता जाएगा। एक पिस्तौल और चंद गोलियों के सहारे आखिर मैं कितने आदमियों से मुकाबला कर पाऊंगा? वो ज़ेर लब कुछ बड़बड़ा कर रह गई थी। मैं उसे घसीटता हुआ ऊपर ले जाने लगा। वो मिनमिनाई, हमें गर्मी लग रही है और सर्दी भी। भारी कोट उसने पहना हुआ था और मुसलसल भाग दौड़ की वजह से उसे गर्मी तो लगना थी। खुद मैं पसीना पसीना हो रहा था। सर्दी के बावजूद मुशक्कत हमें इस नहज तक लाई थी और पसीने की वजह से जूं ही रुकते सर्दी लगने लगती और हरकत करने पर गर्मी महसूस होती। चंद कदम मजीद लेते ही उसने कोट उतार कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये कोट पकड़ो, जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। मैं हंसा और कहा, पहनना आपने है और उठाऊं मैं? वो मुंह बनाते हुए बोली, थोड़ी देर पहले हमें भी उठाया हुआ था। कोट का वजन हमसे तो कम ही होगा। मैंने कोट कंधे पर रख लिया कि चूं चरा की गुंजाइश नहीं थी। वो हुक्म देने की आदत से मजबूर थी या मुझ पर अपना कोई खुसूसी इस्तेहकाक समझ रही थी। इससे मुझे कोई गरज नहीं होना चाहिए थी, बल्कि शुक्र करना चाहिए था कि कम से कम वो साथ चलने पर तो तैयार थी और इस्तिताअत और हौसले से ज्यादा साथ दे रही थी। अगर बाप के पास न लौटना चाहती तो मैं क्या कर लेता? मेरे नजदीक तो अंसारी साहब की खुशनुदी मानी रखती थी। कोट मुझे पकड़ा कर उसने गाउन उतार
कर फेंक दिया। मैंने एतराज की जरूरत महसूस नहीं की थी। पहाड़ी की बुलंदी तक पहुंचने तक मलगजा उजाला हो गया था जो बतदरीज रोशनी में तब्दील होने लगा। परमा ने गर्म टोपी सर से उतार कर हाथ में पकड़ ली। उसकी नीली जीन्स, सुर्ख फूलदार कमीज और जर्सी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। झाड़ियों में गिरने की वजह से हाथों में कांटे चुभने के साथ चेहरे पर एक दो हल्की खराशें आई थी। दाईं गाल पर सुर्ख लकीर जैसी बन गई थी। माथे पर भी हल्का सा खून लगा हुआ नजर आ रहा था। वो मुजमहिल और थकी थकी लग रही थी। चोटी पर पहुंचते ही लंबा पड़ते हुए उसने ऐलान किया, हमसे मजीद चलने की तवक्को करना अबस होगा। उसे पहाड़ी के दामन में नजर आने वाले दुश्मनों की तरफ मुतवज्जे करते हुए मैंने कहा, पहले नीचे देख लो फिर कोई दावा करना। वो रूहान सी हुई, बोली, ये कब हमारा पीछा छोड़ेंगे? मैं साफ गोई से बोला, जब आप दुनिया छोड़ देंगी तब। वो बददिली से बोली, अब तो लगता है मौत के दामन ही में पनाह लेनी पड़ेगी। मैं बैग खोलकर SR1 को जोड़ते हुए एतमाद से बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कोई और सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं। वो सूरत से बोली, सच में? न जाने क्यों उसका लहजा मुझे मानी खेज लगा। मैंने अपने खुलूस का यकीन दिलाया, इंशाल्लाह। इस दौरान मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे। चंद लम्हों में SR1 अपने असल रूप में आ गई। मैगजीन भरकर मैंने राइफल पर चढ़ाई और पीछे लेट गया। दुश्मनों की पेशकदमी में रुकावट डालने को उनके दिल में खौफ डालना जरूरी था, वरना हमें बेदस्तोपा समझकर उनकी जुर्रत और हौसला बढ़ जाता। उसने सादगी से पूछा, इतनी दूर से उन्हें निशाना बना लोगे? मैं इनकिसारी से बोला, कोशिश तो करनी पड़ेगी। बोली, ग्रैंडपा पर गोली आपने चलाई थी या लॉरा ब्राउन ने? मैंने जवाब गोलमोल किया, किसी एक ने तो चलानी थी। उसने तस्दीक चाही, क्या सच में 2.5 किलोमीटर के फासले से गोली चलाई गई थी? मैंने असल फासला बताया, 2 किलोमीटर। वो इत्मीनान से बोली, फिर तो ये फासला कम है। जरूरी कार्रवाई के बाद मैंने राइफल का बट कंधे में दबाया और सबसे आगे वाले पर शिस्त साध ली। वो गैर मुनज़्ज़म अंदाज में चलते हुए झाड़ियां खंगालते आगे बढ़ रहे थे। हम एक कम बुलंद पहाड़ पर मौजूद थे, लेकिन ये पड़ाव आर्जी था। बदकिस्मती से हम कमीनगाह मुंतखब करने की हालत में नहीं थे। हमें ताक़ुब करने वालों की पेशकदमी में रुकावट डालकर आगे बढ़ना था। वो फैल कर आगे बढ़ रहे थे। यकीनन बंदों के जख्मी होने के बाद उन्होंने अंधेरे में आगे बढ़ने की गलती नहीं की थी। मुमकिन था वो कुमक मंगवा चुके हों जो उनके पास पहुंचने वाली हो। ये गुमान भी बईदस कयास नहीं था कि सड़क के जरिए वो आगे का घेराव कर चुके हों। वो चंद गुंडों की टोली नहीं थे कि उनके पास वसाइल की कमी होती। विघ्नेश शुक्ला यानी मनोज जोशी जुर्म की दुनिया का नामी गरामी शख्स था। वो पूरी ताकत के साथ हमारे खिलाफ मैदान में उतर चुका था। बिला वास्ता उन्हें रॉ की मदद भी हासिल थी। गो ममता दीदी की वजह से रॉ में मेरे भी हमदर्द पैदा हो गए थे, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ सकते थे। जबकि पुलिस तो यूं भी विघ्नेश की जरखरीद थी। वो अकेली टेकरी नहीं थी जिसे वो घेर लेते। हमें दूसरी जानिब घेरने को भी उन्हें पहाड़ी की बुलंदी जरूर उबूर करना पड़ती। मुझे सोच में खोया देखकर वो इस्तफसार करने लगी, एक गोली चलाने को इतनी देर लगा दी? मैंने वजाहत की, सोच में नहीं खोया, उनके मुनासिब जगह पर आने का मुंतजिर हूँ। अगर यहीं गोली चला दी तो सिर्फ एक ही को जख्मी कर सकूंगा, जबकि झाड़ियों से निकलकर नशेब में उतर आए तो 3-4 को निशाना बना लूंगा। वो बोली, जख्मी क्यों? जान से मारो इन खबीसों को। वो अपने मुतालिक उनके इरादे सुन चुकी थी, तभी सही तपी हुई थी। मैं हंसा, कभी कभार दुश्मन को जख्मी करना हलाक करने से ज्यादा कारआमद रहता है। उसने हैरानी का इजहार किया, कैसे? मैंने वजाहत की, कत्ल होने वाले की लाश को फेंक कर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जख्मी संभालने को 1-2 आदमी साथ छोड़ने पड़ते हैं। इसी तरह जख्मियों की चीखो पुकार भी मोराल पर बुरा असर डालती है। नशेब में भी झाड़ियां मौजूद थी, मगर ज्यादा घनी नहीं थी। मैंने आगे वाले की दाईं टांग पर निशाना साधते हुए लबलबी दबा दी। वो नीचे गिरा और फिर टांग को पकड़कर दोहरा हो गया। उसकी चीख तो सुनाई नहीं दी थी, अलबत्ता खुला मुंह टेलीस्कोप साइट में नजर आ रहा था। परमा के मुंह से बेसाख्ता निकला, शाबाश, एक तो गया। तब तक मैं राइफल कॉक करके लबलबी दबा चुका था। वो चहकी, दूसरा भी। तीसरी बार लबलबी दबाने पर बाकी झाड़ियों में रूपोश हो चुके थे और वहां 3 जख्मी ही पड़े थे। परमा ने फैसला सादिर किया, आप तो बहुत अच्छे फायरर हैं, बस तमाम को खल्लास करो ताकि सफर तो इत्मीनान से कर सकें। मैंने मुंह बनाया, कोई नजर आ रहा है कि गोली चला सकूं? वो जल्दी से बोली, कब तक छुपेंगे? मैंने मुंह बनाया, बेवकूफ, हमारे पास इतना वक्त ही कहाँ है कि उनके दोबारा सामने आने का इंतजार कर सकें। वो दिल गिरफ्तगी से बोली, क्या इरादा है? मैं SR1 को सूरत से बैग में मुंतकिल करते हुए बोला, वो थोड़ी देर दुब के रहेंगे। इस असना में हमें उनसे ज्यादा फासला पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि जल्द ही उन्हें कुमक मिल जाना है और इतनी तादाद में दुश्मन पहुंच जाएंगे कि मुकाबला करना मुमकिन नहीं रहेगा। उसने मुंह बसोरा बोली,
आप हमें मुसलसल डरा रहे हैं। मैंने कहा हमें चंद कदम रेंग कर अकबी ढलान तक पहुंचना होगा। अगर चल कर गए और दुश्मन ने देख लिया तो उन्हें हमारे फरार का पता चल जाएगा। ये कहते हुए मैंने बैग कंधों में डाला और रेंगते हुए अकबी ढलान के पास पहुंच गया। परमा को क्रॉलिंग करना नहीं आता था। वो घुटनों के बल पर चौपायों की तरह चलते हुए मेरे पीछे पहुंच गई थी। महफूज आड़ में आते ही मैं उठ खड़ा हुआ। ढलान उतरना इतना मुश्किल नहीं था, अलबत्ता उसे फिसलने से बचाने को मुझे उसका हाथ थामना पड़ा। रोशनी में सफर करना आसान था। ढलान में यूं भी तेजी से सफर किया जा सकता है। वो बुलंदी जिस पर हम घंटे से भी ज्यादा वक्त लगाकर चढ़े थे, चंद मिनट में तय करके नीचे पहुंच गए। उसने इंकिशाफ किया, हमें प्यास लगी है और भूख भी महसूस हो रही है। इत्मीनान से सब्र करो कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। वो मेरे साथ कदम मिलाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या मतलब सब्र करो? मैं इत्मीनान से बोला, जब खाने पीने को कुछ मयसर न हो तो हमारे यहाँ भूखे प्यासे लोग जो करते हैं उसे सब्र कहते हैं। वो तलखी से बोली, कभी अच्छे अल्फाज भी मुंह से निकाल लिया करो, हर वक्त खून जलाने और दिमाग खराब करने में लगे रहते हो। मैं बरहम हुआ, हम बाजार में नहीं फिर रहे, ना आपके ड्राइंग रूम में बराजमान हैं, फिर ऐसा तकाजा करने की कोई तुक नहीं बनती। वो नादिम हुई, बोली, हमने सोचा शायद बैग में कुछ खाने को रखा हो। मैंने मुंह बनाया और कहा, अच्छा मजाक है। वो खामोश हो गई थी, लेकिन उसे खामोश करवाना मसले का हल नहीं था। लामहला वो ज्यादा देर भूखी प्यासी न रह पाती। गो पानी मिलने की उम्मीद कवी थी, अलबत्ता खाने को कुछ ढूंढना काफी दुश्वार था। बोली, हम थक गए हैं। वो ज्यादा मुसाफत तय नहीं कर सकी थी। एक बार फिर थकन का ऐलान करने लगी। बिलाशुबा जितना सोचा था उसे कई गुना ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रही थी। मैं शाकी हुआ, आप संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। जानता हूँ ऐसे हालात से आपका पहली बार वास्ता पड़ रहा है, लेकिन यकीन मानो रोने पीटने और वावेला करने से बचत नहीं हो सकती। हमारी पहली तरजीह जान बचाना है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करो, मैं भी आपके साथ हूँ। उसने मुंह बसोरा। बोली, आप फौजी हैं और हम नर्मो नाजुक लड़की हैं। मैं मुतबस्सम हुआ, मैंने इतना वजन भी तो उठाया हुआ है। बोली, प्लीज हमसे और नहीं चला जाता, थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना। मुल्तजी होते हुए उसने कदम रोके और फिर बगैर मेरी इजाजत के फसक्कड़ मार कर बैठ गई। मैंने उसे थोड़ी देर बैठने दिया। वो गहरे सांस लेकर थकन उतारने लगी। पाँव के तलवे जल रहे हैं और दर्द कर रहे हैं। उसने बूट उतारने को हाथ बढ़ाया। मैंने फौरन मना कर दिया, बूट मत उतारो, क्योंकि एक बार वो बूट उतार देती तो दोबारा पहनना दुश्वार हो जाता। मुमकिन था उसके पाँव पर छाले बने होते। सख्त पथरीली जमीन पर इतना ज्यादा पैदल चलने की वजह से छालों का बनना हैरान कुन नहीं था। ऐसा शख्स जो कभी इतना ज्यादा पैदल न चला हो, उसके पाँव का जलना, पिंडलियों में दर्द होना और पाँव के तलवों पर छाले बनना आम सी बात है। वो तो कुछ ज्यादा ही नर्म, मुलायम और नाजुक थी। उम्रा की तो वर्जिश भी आराम व आसाइश और मजे वाली होती है। मौसम की मुनासिबत से जिम का दर्जा हरारत होता है। ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। फोम पर लेटकर हल्का फुल्का हिलजुल लेना उनके नजदीक काफी होता है। जिन्हें सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी की सहूलत हर दम हर घड़ी मयसर हो, वो मौसम से लड़ने की सलाहियत बिल्कुल नहीं रखते। आराम तलबी और जिस्मानी आसाइशें इंसान को नाकारा कर देती हैं। सोने पे सुहागा, डिब्बों की ग़िज़ा, मसनूई मशरूबात और मिनरल वाटर कर देते हैं। यूं इंसान के मदाफ़ियाती निज़ाम की सलाहियत सिफर रह जाती है। मगर मेरे मना करने के बावजूद वो न रुकी और बूट उतार दिए। बारीक जुराबें उतार कर वो सुर्ख होते तलवों पर हाथ फेरते हुए रुनक्खी हुई। छाले बन गए हैं। मैं इत्मीनान से बोला, कोई अनहोनी बात नहीं है, पहाड़ी इलाके में ज्यादा चलने पर छाले बन जाया करते हैं। वो तशवीश से बोली, अब हम चलेंगे कैसे? मैंने दरख्त की शाख से कांटा तोड़ा और जूं ही नीचे बैठकर उसके पांव को हाथ लगाया। उसने जल्दी से पांव खींचने की कोशिश की। यकीनन वो मेरा इरादा जान गई थी। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इतनी नजाकत मत दिखाओ कि मुझे डांटना पड़े। उसने सहमे हुए अंदाज में कहा, हम खुद चबोएंगे। मैंने कहा, छाले का पानी न निकला तो जख्म बन जाएगा और बेफिक्र रहो, छाले की जिल्द बेजान होती है। बोली, जानते हैं मगर फिर भी डर लग रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं होता। उसकी पिंडली पर गिरफ्त बढ़ाते हुए मैंने कांटे की नोक छाले में उतार दी। झुरझुरी लेते हुए उसने जोर से सी किया, लेकिन ज्यादा दर्द न होता देखकर चुप साध ली। कांटे को छाले के आर पार गुजार कर मैंने चंद लम्हे अंदर रहने दिया ताकि छाले का फासिद पानी जल्द से बाहर निकल जाए। फिर बैग से नई सूती जुराबें निकाल कर उसे पहनने को दी। जुराबें डालकर उसने बड़ी मुश्किल से बूट पहने। हमने 4-5 मिनट आराम कर लिया था।
मजीद वहाँ बैठना मुनासिब नहीं था। मैं खड़ा हो गया। अब उठ जाओ। जमीन पर हाथ टेक कर वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। चेहरे पर 12 बज रहे थे। हालात की नजाकत उसकी नजर से भी ओझल नहीं थी। चंद कदम लेते ही उसने महजुबाना अंदाज में एक उंगली उठाई। 1 मिनट, हम अभी आए, और एक घनी झाड़ी की तरफ बढ़ गई। मौका गनीमत जानते हुए मैंने बैग नीचे रखा और उससे मुखालिफ जानिब एक और झाड़ी की तरफ बढ़ गया। फितरी तकाजे इंसान के साथ लाजिम और मलजूम हैं, और यही कमजोरियां हैं जो इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाती रहती हैं। इंसान ना भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है और ना खुराक को ज्यादा देर पेट के अंदर रख सकता है। ताज़ा दम होकर हम दोनों जाने को तैयार हो गए, मगर वहां से आगे बढ़ना शायद हमारी किस्मत में न था। मैंने जो ही SR1 का बैग कंधों में डालकर परमा को चलने का इशारा किया, अचानक झाड़ियों की ओट से मुसल्लह अफराद बरामद हुए। परमा सरासीमगी से चीखी, राजा, यकीनन दुश्मनों की कुमक पहुंच गई थी, खबरदार। एक ने चीखते हुए पिस्तौल वाला हाथ सीधा करने की कोशिश की, मगर मैं उसे खबरदार किए बगैर जारहाना कदम उठा चुका था। मेरी उंगली ने सुर्रत से 2 मरतबा लबलबी दबाई। दोनों मुर्दा छिपकलियों की तरह नीचे गिरे थे। मैं परमा का हाथ थाम कर वापस भाग पड़ा। वहां दम बदम खतरा बढ़ता जा रहा था, और मेरे लिए परमा वो कंबल साबित हो रही थी जिसे ना छोड़ा जा सके और ना ओढ़ा जा सके। वो ऐसा भारी बोझ थी जिसे कंधों से उतारना मुमकिन न था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।